चलिए शुरू करते हैं अपने आज के करंट अफेयर के बारे में। जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी, परमाणु ऊर्जा विभाग DAE ने हाल ही लद्दाख में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकॉव एक्सपेरिमेंट MAC वेधशाला का उद्घाटन किया। MAC वेधशाला का उद्घाटन परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के प्लेटिनम जुबली वर्ष समारोह का एक हिस्सा था। DAE की स्थापना 1954 में की गई थी। इसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 के तहत एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार में स्थापित किया गया था। DAE परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अनुसंधान और विकास का नेतृत्व करता है। MAC वेधशाला के विषय में देखते हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकॉव टेलीस्कोप है। यह इस तरह का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। चेरेनकॉव टेलीस्कोप एरे दुनिया का सबसे बड़ा चेरेनकॉव टेलीस्कोप है जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसमें क्रमशः स्पेन और चिली में स्थित 2 एरे शामिल हैं। यह लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे ऊंचाई पर स्थित टेलीस्कोप है। इसके उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड की उच्च ऊर्जा वाली घटनाओं जैसे सुपरनोवा, ब्लैक होल और गामा रे विस्फोट को समझने के लिए उच्च ऊर्जा गामा किरणों का निरीक्षण करना। इसका नाम वैज्ञानिक पावेल एलेक्सीविच चेरेनकॉव के नाम पर रखा गया है। उन्होंने पाया था कि आवेशित कण कुछ स्थितियों के तहत गैर चालक माध्यम से गुजरने पर चमक उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थितियों को चेरेनकॉव रेडिएशन कहा जाता है। MAC को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECIL और अन्य भागीदारों के समर्थन से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। यह हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम्स HESS जैसी वैश्विक वेधशालाओं का भी पूरक होगी। अब देखते हैं गामा किरणें क्या है। तो ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में किसी भी तरंग की तुलना में गामा किरणों की तरंगदैर्ध्य सबसे छोटी और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। स्रोत क्या है? ब्रह्मांड में जैसे न्यूट्रॉन, तारे व पल्सर, सुपरनोवा विस्फोट और ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र। पृथ्वी पर परमाणु विस्फोट, बिजली और रेडियोधर्मी क्षय जैसी गतिविधियाँ। लद्दाख में हानले को वेधशाला के लिए क्यों चुना गया है? तो चांगथांग की हानले घाटी औसत समुद्र तल से 4250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थल एक शुष्क व शीत मरुस्थल है जहाँ मानव आबादी बहुत विरल है। बादल रहित आकाश और अल्प मात्रा में वायुमंडलीय जलवाष्प इसे ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, सब मिलीमीटर और मिलीमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए दुनिया की सबसे उपयुक्त साइट्स में से एक बनाते हैं। 2022 में हानले डार्क स्काई रिजर्व HDSR को खगोल पर्यटन के लिए अधिसूचित किया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़। विदेशी मंत्री ने व्यापार के सशस्त्रीकरण पर चिंता व्यक्त की है। तो विदेश मंत्री ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि व्यापार के सशस्त्रीकरण के साथ साथ उसे वैश्वीकरण ने कई देशों में नौकरियों का नुकसान पहुंचाया है और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। व्यापार के सशस्त्रीकरण के विषय में देखते हैं। ये दरअसल विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में व्यापार के उपयोग को व्यक्त करता है। व्यापार का सशस्त्रीकरण तब होता है जब कोई देश किसी अन्य देश पर अपने व्यापार लाभ का उपयोग करके उसे किसी विशिष्ट परिणाम के लिए कार्रवाई करने हेतु विवश करता है। उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उद्देश्यों को पूरा करना और भू राजनीतिक लाभ प्राप्त करना है इसका उद्देश्य। अब व्यापार के सशस्त्रीकरण में इस्तेमाल किए जाने वाले उपाय कौन कौन से हैं? तो जैसे व्यापार में बाधाएं पैदा करना, यानी कि कस्टम क्लियरेंस को रोकना, तथा पर्यावरण, जैव सुरक्षा, बौद्धिक संपदा मानकों आदि से संबंधित जितनी भी बाधाएं हैं। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे 2022 में चीन ने ताइवान से खट्टे फल, मछली और अन्य खाद्य पदार्थों के आयात को रोक दिया था। नेक्स्ट है प्रतिबंध और व्यापार प्रतिषेध, यानी आयात व निर्यात को चुनिंदा तरीके से प्रतिबंधित करना। एग्जाम्पल के लिए ईरान और रूस और उत्तर कोरिया को लक्षित करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का काउंटरिंग कॉज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट CAA-TSA। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार के सशस्त्रीकरण के परिणाम। संरक्षणवाद, इसमें किसी देश ने आयातित उत्पादों पर टैरिफ लगाना शामिल है। उदाहरण के लिए चाइना शोक 1.0 और 2.0 ने चीनी उत्पादों के खिलाफ टैरिफ लगाए हैं। व्यापार युद्ध देखते हैं। यह तब होता है जब इसमें शामिल देश एक दूसरे पर जवाबी टैरिफ लगाते हैं। उदाहरण के लिए व्यापार युद्ध या टैरिफ वॉर 2018 से अमेरिका और चीन के बीच देखा जा रहा है। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान है, इसे कोविड-19 के समय में देखा गया था। व्यापार के सशस्त्रीकरण का सामना करने के उपाय, संस्थागत सहयोग, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटीज IPEF, खनिज सुरक्षा भागीदारी जैसे मंचों को शामिल करना है। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, व्यापार बास्केट का विविधीकरण करना, नवाचार और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना आदि। प्रतिरोधी रणनीतियाँ हैं चाइना +1, व्यावसायिक रणनीति जो केवल चीन में निवेश को रोकती है। फ्रेड शोरिंग, आर्थिक और राजनीतिक सहयोगियों के बीच व्यापार को बढ़ाना है।
अब बात करते हैं अगली खबर की। भौतिकी का उपयोग करके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ANNs को प्रशिक्षित करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया है। यह पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें उन विधियों के निर्माण के लिए दिया जाएगा जिन्होंने ANNs का उपयोग करके मशीन लर्निंग की आधारशिला रखने में मदद की, और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो देखते हैं अब ANNs के क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमारा क्या है। तो ये एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का उपसमूह है, ठीक है, जिसे मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। ANNs में आपस में जुड़े हुए नोड्स या कृत्रिम न्यूरॉन्स होते हैं जो मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के काम करने के तरीके के समान जानकारी को प्रोसेस करते हैं। संबंधित खोजे जॉन हॉपफील्ड, उन्होंने एक प्रकार के न्यूरल नेटवर्क का आविष्कार किया है जिसे हॉपफील्ड नेटवर्क कहा गया है। इससे पैटर्न्स को स्टोर करने और फिर से स्मरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कुछ हद तक मानव मस्तिष्क में स्मृति संबंधी कार्यप्रणाली के समान है। हॉपफील्ड नेटवर्क किसी पदार्थ के एटॉमिक स्पिन से जुड़ी भौतिकी की विशेषताओं का उपयोग करता है। एटॉमिक स्पिन किसी परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो उस परमाणु के कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्पिन के कारण उत्पन्न होता है। जेफरी हिंटन, उन्होंने बोल्ट्जमैन मशीन का आविष्कार किया है जो डेटा में छिपी विशेषताओं या पैटर्न्स को खोजने में सक्षम है। एग्जाम्पल के लिए चित्रों में विशिष्ट तत्वों की पहचान करना। बोल्ट्जमैन मशीन उदाहरणों के आधार पर सीखती है जो इसे काम करते समय देखने को मिलते हैं। यह मशीन इनपुट डेटा जैसे इमेजेस को छांट सकती है, सीखे गए पैटर्न के समान नए पैटर्न बना सकती है। यह नेटवर्क सांख्यिकी भौतिकी यानी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की विधियों का उपयोग करता है। अब देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ANNs की भूमिका क्या है। तो एक तो डीप लर्निंग यानी कि ANNs डीप लर्निंग की आधारशिला है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की ही एक शाखा है जो विशाल डेटा सेट और जटिल मॉडल से संबंधित है। AI में उपयोग इमेज की पहचान, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और स्वायत्त प्रणालियों के लिए उपयोग की जाने वाली AI प्रणालियाँ मानवीय हस्तक्षेप के बिना निर्णय लेने के लिए NS पर निर्भर करती है। डेटा से सीखना, उदाहरण के लिए हजारों मेडिकल इमेजेस पर प्रशिक्षित ANN अंततः उच्च सटीकता के साथ नई मेडिकल इमेजेस में ट्यूमर का पता लगा सकता है। अब देखते हैं WHO के अनुसार भारत ने लोक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा का उन्मूलन किया। नेपाल तथा म्यांमार के बाद भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसने सफलतापूर्वक ट्रेकोमा का उन्मूलन किया है। ध्यातव्य है कि ट्रेकोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को 2 अन्य NTDs यानी गिनी वम 2000 और जियाज 2016 से मुक्त घोषित किया था। ट्रेकोमा के विषय में देखते हैं। यह रोग मनुष्य की आँखों को संक्रमित करता है। यह रोग क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के संक्रमण से होता है। यह एक संक्रामक रोग है जो रोगी व्यक्ति की आँख, नाक आदि के संपर्क में आने से फैलता है। यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता तो संक्रमित व्यक्ति जीवन भर के लिए दृष्टिहीन हो सकता है। भारत में स्थिति 1971 में ट्रेकोमा के कारण दृष्टिहीनता 5% थी। अभी यह घटकर 1% भी हो गई है, इससे भी कम हो गई है। ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए किए गए प्रयास क्या है? राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृश्य हानि नियंत्रण कार्यक्रम NPCBVI WHO की सेफ स्ट्रेटेजी जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTDs क्या है? ये NTD 20 रोगों का एक विविध समूह है। इन रोगों के अधिकतर मामले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये रोग अलग अलग रोगजनकों के कारण होते हैं। इनमें वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, फफूंद या कवक, विषाक्त पदार्थों का सेवन, गैर संचारी कारक इत्यादि शामिल हैं। इन रोगों से मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खराब पर्यावरणीय दशाओं में रहने वाले गरीब समुदाय के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इन रोगों को उपेक्षित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें अक्सर वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता है और न ही इनके लिए पर्याप्त वित्त पोषण की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा इन रोगों को सामाजिक बहिष्कार व ही भावना से जोड़ता है। NTDs के लिए उठाए गए कदम क्या है? वैश्विक स्तर पर ग्लोबल NTD एनुअल रिपोर्टिंग फॉर्म GNERF, ग्लोबल वेक्टर कंट्रोल रिस्पांस 2017 से 2030 GVCR और NTDs पर किगाली घोषणा पत्र 2022 इति आदि। भारत द्वारा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVBCP आदि। अब देखते हैं उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTDs। पहला इसमें आता है क्रम जनित NTDs यानी टेनियासिस, सिस्टिस्कोसिस, गिनी कृमि रोग, फीता कृमि रोग, फूडबोर्न ट्रेमाटोडियासिस, लसिका फाइलेरिया, मृदा संचारित हेलमिथियासिस,
सिस्टोसोमियासिस, ऑन्कोसेरसियासिस। ठीक, अब आता है प्रोटोजोआ जनित एंटीडीएस यानी चगास रोग, लिशमैनियासिस, ह्यूमन अफ्रीकन और ट्रिप्नोसोमियासिस। और तो इसमें अगला है कवक जनित एंटीडीएस यानी माइसेटोमा, क्रोमब्लास्टोमाइकोसिस और अन्य डी माइकोसिस। अगला है वायरस जनित एंटीडीएस यानी रेबीज, डेंगू और चिकनगुनिया। फिर नेक्स्ट जीवाणु जनित एंटीडीएस में आता है बुरुली अल्सर, लेप्रोसी, ट्रेकोमा और याज। और अगले में आता है गैर संक्रामक रोग या स्थितियाँ, संपर्दश, विषनाशक और एक्टोपैरासिटिक एंटीडीएस। इसमें आता है खुजली और अन्य एक्टोपैरासाइट्स। ये थे हमारी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग एंटीडीएस। इसमें क्या क्या आता है वो सब था। अब देखते हैं, भारत $700 बिलियन से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा देश बन गया है। भारत अब दुनिया का चौथा देश है जिसके पास $700 बिलियन से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में प्रथम 3 देश क्रमशः चीन, जापान और स्विट्जरलैंड है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11.9 महीने की आयात को कवर कर सकता है। यह 6 महीने की आयात को कवर करने वाले सामान्य मानदंड से काफ़ी अधिक है। विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में देखते हैं। इसमें केंद्रीय बैंक द्वारा आधारित विविध परिसंपत्तियां शामिल होती हैं। भारत में 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत आरबीआई को विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक के रूप में कार्य करने तथा निर्धारित उद्देश्यों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटक मूल्य के अनुसार अवरोही क्रम में देखते हैं। पहला है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति (FCA). इसे देश की अपनी मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं के आधार पर भी मापा जाता है। स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार (SDR). यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा प्रदान की गई एक आरक्षित परिसंपत्ति है। इसका मूल्य 5 प्रमुख मुद्राओं यानी अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीन रेनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के मिश्रण पर आधारित होता है। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन यानी कि RTP, यह सदस्य देश के कोटे में से IMF के खाते में सदस्य की मुद्रा के कुल मूल्य को घटाने पर प्राप्त राशि के बराबर होता है। अर्थात सदस्य का कोटा माइनस IMF के खाते में सदस्य की मुद्रा का कुल मूल्य है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के पीछे प्रमुख कारक क्या है? इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI और विप्रेषण यानी रेमिटेंसेस आदि शामिल हैं। आगे देखते हैं इसमें विदेशी मुद्रा भंडार का महत्व और आवश्यकता। पहला इसमें संकट प्रबंधन। यह संकट के समय आर्थिक आघातों से उभरने के लिए विदेशी मुद्रा तरलता को बनाए रखता है, जिससे बाहरी संकटों से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। वित्तीय दायित्वों को पूरा करना, इससे ऋण चुकाने और आयतों के वित्त पोषण में मदद मिलती है। निवेशकों को आश्वस्त करना, इससे बाजारों विशेष रूप से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को यह विश्वास रहता है कि संबंधित देश बाहरी दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है। और अन्य इसमें विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करने की क्षमता में वृद्धि होना आदि शामिल है। बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों EWRS के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार के बारे में चिंता प्रकट की। हाल ही में एक मामले में महाराष्ट्र के एक गांव में जिला प्रशासन द्वारा हटाई गई महिला सरपंच को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों EWRS द्वारा सामना किए जाने वाले प्रतिरोध को उजागर किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सामने आने वाली समस्याएं हैं। रबर स्टैंप उम्मीदवार, निर्णय लेने की असली शक्तियाँ पति परिवार के पुरुष सदस्यों के हाथों में होती है। लैंगिक पूर्वाग्रह और सामाजिक बाधाएं। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की घरेलू जिम्मेदारियां तथा उनके प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया सामाजिक बदलाव की संभावना को सीमित करता है। राज्यों की नीतियां बाधक के रूप में, इसमें राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों का मानदंड या अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जैसे मानदंड आदि शामिल है। सीटों का रोटेशन के कारण यह कार्यकाल पूरा करने के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीट अक्सर महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं रहती हैं। अन्य मुद्दे इसमें डिजिटल विभाजन, ज्ञान की कमी, क्षमता के बारे में आशंकाएं, संस्कृति बाधाएं आदि शामिल हैं। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों EWRS को सक्षम बनाने की दिशा में आगे की राह। संस्थागत सुधार देखते हैं। इसमें पंचायत के अन्य पदों पर अधिक महिलाओं की भर्ती की जानी चाहिए, जैसे पंचायत सचिव। इसके अलावा महिलाओं के काम में उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्यों के हस्तक्षेप को सीमित करने के लिए संस्थागत निगरानी की व्यवस्था करनी चाहिए। महिलाओं को सामूहिक सशक्तिकरण करना, इसके लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के महासंघों को बढ़ावा देना, स्वयं सहायता समूह जैसे मंचों को संगठित करना आदि कदम उठाए जा सकते हैं। अन्य इसमें शिक्षा के माध्यम से क्षमता निर्माण करना, व्यापक मूल्यांकन के लिए डेटा को सुसंगत बनाना, अपडेट करना आदि शामिल है। ग्रामीण सरकार में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि, तो भारत में स्थित यह लगभग 1.4 मिलियन महिलाओं के साथ पंचायती राज संस्थाओं के कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 46% महिलाएं हैं।
और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यानी 1992 द्वारा महिलाओं के लिए पंचायतों में कम से कम 1/3 पद यानी 1/3 पद आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों ने महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का महत्व देखते हैं। इसमें बेहतर सेवा वितरण, क्रम, भ्रष्टाचार, समावेशी शासन, लैंगिक समानता आदि शामिल है। अब अपनी अन्य सुर्खियों पर बात करते हैं, जिसमें पहली अटल पेंशन योजना यानी कि APY। अटल पेंशन योजना में नामांकन 7 करोड़ को पार कर गया है। और अब इस योजना के विषय में देखते हैं तो इसका आरंभ वित्त मंत्रालय ने 2015 में शुरू किया था। इसे उद्देश्य है सभी भारतीयों, विशेषकर वंचितों और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना। प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। कम से कम 1,000 या 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रुपये प्रति माह की गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान किया गया है। पेंशन 60 वर्ष की आयु होने के बाद शुरू होगी और पेंशन की राशि अंशदाताओं के अंशदान पर निर्भर करेगी। इसमें 18 से 14 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। इसके लिए सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होना चाहिए। इसे पेंशन निधि विनियामक या विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा प्रशासित किया जाता है। नेक्स्ट है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड SEBI ने एवरग्रीनिंग ऑफ लोन को रोकने के लिए वैकल्पिक निवेश कोषों में निवेशकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन के विषय में देखते हैं। इसके तहत बैंक उन उधारकर्ताओं को नए ऋण देते हैं जो मौजूदा ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। अक्सर ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पिछले ऋणों को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों NPAs में रूपांतरित होने से बचाया जा सके। ये कैसे किया जाता है? ऋणों का पुनर्गठन करके। इसके तहत ऋण को डूबने से बचाने या उसे डूबते ऋण की श्रेणी में शामिल होने से रोकने के लिए ऋण की पुनः भुगतान संबंधी शर्तों, ब्याज दरों या अवधि को संशोधित करके मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन किया जाता है। और नेक्स्ट राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड द्वारा, यानी पुराने ऋणों को चुकाने के लिए नए ऋण दिए जाते हैं। परिणाम क्या है इसके कारण NPS की वास्तविक स्थिति प्रकट नहीं होती और तथा बैंक अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति को छुपा लेते हैं। इससे परिसंपत्ति की गुणवत्ता खराब हो सकती है, ऋण के मामले में चूक का जोखिम बढ़ जा सकता है, पूंजी की हानि हो सकती है और वित्तीय संकेतक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बात करते हैं मालाबार सैन्य अभ्यास 2022। मालाबार सैन्य अभ्यास 2022 विशाखापत्तनम यानी कि आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। इस सैन्य अभ्यास के विषय में देखते हैं। यह एक वार्षिक समुद्री सैन्य अभ्यास है। इसे बंदरगाह और समुद्र दोनों जगह आयोजित किया जाएगा। ठीक है। प्रतिभागी हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। उद्देश्य है इसके हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करना। नेक्स्ट है डिजिटल अरेस्ट। हाल ही में मध्य प्रदेश की एक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके ठगी का शिकार बनाया गया है। डिजिटल अरेस्ट के विषय में देखते हैं। यह साइबर धोखाधड़ी का एक नया तरीका है। इसमें जालसाज व्यक्ति कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर ऑडियो और वीडियो कॉल करता है तथा पीड़ित को डिजिटल रूप से बंधक बना लेता है। इसके बाद पीड़ित पर कई तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया जाता है और डिजिटल अरेस्ट के अधीन रखा जाता है। इसके उद्देश्य क्या है? पीड़ितों को डराकर उनसे धन ट्रांसफर कराना, व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी निकलवाना आदि। प्रयुक्त रणनीतियाँ: जालसाज व्यक्ति झूठे आरोप लगाता है और मनगढ़ंत आपात स्थितियों का हवाला देता है। कानूनी कार्यवाही: जहां पारंपरिक गिरफ्तारी के लिए औपचारिक कानूनी प्रक्रिया मौजूद है, वहीं डिजिटल अरेस्ट के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अब देखते हैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम WAZA। वैश्विक संस्था WAZA ने एक अफ्रीकी हाथी की दुर्दशा के कारण दिल्ली चिड़ियाघर की सदस्यता निलंबित कर दी है। अब देखते हैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम के विषय में देखते हैं। इसे 1935 में स्थापित किया गया था। उद्देश्य है इसके पशु देखभाल, कल्याण, पर्यावरण, शिक्षा और वैश्विक संरक्षण में चिड़ियाघरों, मछली घरों तथा इसी तरह के अन्य संगठनों को समर्थन प्रदान करना। वैश्विक गठबंधन: यह एक वैश्विक गठबंधन के रूप में कार्य करता है। इसमें क्षेत्रीय संघ, राष्ट्रीय महासंघ, चिड़ियाघर और मछलीघर शामिल हैं। WAZA सदस्यता है। इसमें लगभग 400 अग्रणी संस्थान और संगठन शामिल हैं। निम्नलिखित 4 श्रेणियों में सदस्यता आवेदन स्वीकार करता है। WAZA एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, एफिलिएट्स और कॉरपोरेशन के रूप में। ये बात हुई WAZA की। अब देखते हैं हमसफ़र पॉलिसी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने हमसफ़र पॉलिसी शुरू की है। हमसफ़र पॉलिसी के विषय में देखते हैं। इसके उद्देश्य हैं। इस नीति का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर मानकीकृत, सुव्यवस्थित एवं स्वच्छ सुविधाएं प्राप्त हों। नीति के मुख्य लाभ हैं: पंजीकृत सेवा प्रदाता एक्सेस परमिशन के लिए नवीकरण शुल्क में छूट प्राप्त कर सकते हैं और बशर्ते यदि वे 3 या उससे अधिक की औसत रेटिंग बनाए रखते हैं। नियमित अंतराल पर विश्वसनीय यात्री सुविधा प्रतिष्ठान स्थापित किए जाएंगे।
अब बात करते हैं भारतीय जंगली गधा। गुजरात वन विभागों ने 10वीं बार भारतीय जंगली गधे की आबादी का सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण में भारतीय जंगली गधों की आबादी 26.14% की वृद्धि दर्ज की गई है। ध्यातव्य है कि 2020 में इनकी आबादी 6082 थी, जो 2024 में बढ़कर 7672 हो गई है। भारतीय जंगली गधे एक्स हेमियोनस खुर के बारे में देखते हैं। इसके बारे में यह एशियाई जंगली गधे की 5 उप प्रजातियों में से एक है। इसे घुंडखुर भी कहा जाता है। पर्यावास है इसका उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप का शुष्क क्षेत्र, वर्तमान में केवल गुजरात के लिटिल रन ऑफ कच्छ तक ही सीमित है। व्यवहार संबंधी विशेषताएं, यह एकांत और शर्मीला जीव है। अपने पर्यावास में यह कम घनत्व में पाया जाता है। इसको इलाका निर्धारित करने वाली नर गधों में प्रभुत्व संबंधी पदानुक्रम देखा जाता है। यह पदानुक्रम आमतौर पर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के माध्यम से स्थापित होता है। वयस्क नर गधों के दोनों कानों के बीच बालों का एक गुच्छा होता है जो सींग जैसे लगता है। इसका पसंदीदा भोजन पोषक तत्वों से भरपूर चारा है। इसकी स्थिति देखते हैं। IUCN की लाल सूची में है नियर थ्रेटेंड। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है और साइट्स हैं परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध है। ये वो भारतीय जंगला गधे के विषय में हमने देखा। अब देखते हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य KWS। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य KWS को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने को स्वीकृति प्रदान की है। NTCA वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। और अब इसके बारे में देखते हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के। इसकी अवस्थितियाँ है सोन नदी दक्षिण और कर्मनाश नदी पश्चिम के बीच कैमूर पहाड़ी पठार पर अवस्थित है। यह मध्य उच्च भूमि और छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। यह उच्च भूमि में पूरा मैकाल पहाड़ियाँ और विंध्य बघेलखंड पहाड़ियाँ शामिल हैं। यह बांधवगढ़, संजय, गुरूर, घासीदास, पलामू बाघ भू परिदृश्य से जुड़ा हुआ है। जीव जंतु तेंदुआ, जंगली सुअर, भालू आदि। वनस्पतियाँ इसकी उत्तरी उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन। अब बात करते हैं जो सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा लेबनान। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है इसकी बेरूत। अब देखते हैं इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में और अधिक सैनिक तैनात करके हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना संघर्ष तीव्र कर दिया। भौगोलिक स्थिति अवस्थिति है इसकी भूमध्य सागर के पूर्वी तट के साथ एक संकरी पट्टी के रूप में अवस्थित है। सीमावर्ती देश है इसके उत्तर व उत्तर पूर्व में सीरिया, ये रहा सीरिया, ठीक है, तथा दक्षिण में इजराइल है। इसके दक्षिण में इजराइल है, ये रहा इजराइल। समुद्री सीमा साइप्रस से लगी है इसकी। साइप्रस से क्या लगी है इसकी? समुद्री सीमा लगी है। भौगोलिक विशेषता देखते हैं। पर्वत लेबनान पर्वत, जबल लुब्रान, एंटी लेबनान और हरमन पर्वतमाला। सबसे ऊंची चोटी है इसकी कुर्नुत अल सवदा। घाटी बेका यानी अल्बिका और नदियाँ इसकी लितानी, बालबेक, ओरोंटेस और आदि। ठीक है, ये बात हुई हमारी आज की जितनी हमारी महत्वपूर्ण खबरें थी सबके बारे में हमने विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। ठीक है, अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी अगली न्यूज़ के साथ।